बुजुर्गों की, उनकी बढ़ती जनसंख्या की और भविष्य में उनके स्वास्थ्य चुनौतियों की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अध्ययन में देश के बुजुर्गों की स्वास्थ्य को लेकर एक सर्वे किया गया है। 2011 की जनगणना में देश की कुल आबादी के 8.6% 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग थे। इनकी कुल आबादी 10 करोड़ 30 लाख थी। इस अध्ययन में 60 साल से ज्यादा उम्र के करीब 7.5 करोड़ बुजुर्ग किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं। सर्वे बताता है कि किस तरीके से जो बुजुर्गों की तस्वीर है स्वास्थ्य को लेकर वो बेहद खतरनाक और गंभीर दिखती है। इस सर्वे के मुताबिक करीब 27% बुजुर्ग आबादी एक से ज्यादा बीमारियों से पीड़ित हैं। 40% बुजुर्ग किसी न किसी रूप से अपंग हैं, जबकि 20% बुजुर्गों को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का ये सर्वे बेहद महत्वपूर्ण है और दुनिया में अपने आप में ये एक अनोखा सर्वे है। और इसका महत्व इसलिए है क्योंकि अब इस सर्वे के जरिए बुजुर्गों के आने वाले समय में तकलीफ, उनकी स्वास्थ्य चिंताओं के साथ सरकार, जहां पर केंद्र और राज्य दोनों शामिल होंगी, वो योजनाओं को तय कर सकती हैं, बना सकती हैं बुजुर्गों के भविष्य की चुनौतियों के लिहाज से। तो आज समझेंगे अपने इस सर्वे के बारे में कि असल में जिसे कहा गया है लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी इन इंडिया यानी कि लासी सर्वे, ये असल में कहता क्या है, क्या महत्वपूर्ण फाइंडिंग्स इसकी हैं और उसके सहारे जो इस वक्त तस्वीर है देश में, उस तस्वीर को हम कैसे सुखद बना सकते हैं और जो चुनौतियां हैं वो क्या हैं और उसको लेकर किस तरीके के नीतियों की जरूरत है। हमारे साथ 3 खास मेहमान विशाल चौहान जी हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। विशाल जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर अपराजिता चट्टोपाध्याय हैं, प्रोफेसर हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज, आपका स्वागत है मैम। और अदिति टंडन हमारे साथ हैं, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट द ट्रिब्यून से, आपका स्वागत है अदिति। शुरुआत में करना चाहूंगा डॉक्टर अपराजिता, अगर इस सर्वे को हम समझें कि बेसिकली किस तरीके से है, एज ग्रुप क्या है इस सर्वे में, 60 साल की हम जब बात कर रहे हैं, बुजुर्गों की बात कर रहे हैं, उसका बेंचमार्क क्या है और क्या मोटे तौर पर फाइंडिंग्स हमारे सामने हैं सर्वे के जरिए। धन्यवाद। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हम लोग को फंडिंग दिया है इतना महत्वपूर्ण एक सर्वे करने के लिए। एंड मेरा जो अल्मा मैटर है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस, द की पीपल ऑफ ए लासी जो सर्वे हुआ है, ये पृथ्वी का सबसे बड़ा सर्वे है 45 और उसके ऊर्ध्व पॉपुलेशन के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है पॉलिसी एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के लिए, कि हम लोग को देश में एस्टिमेट मेनली जो हेल्थ के बारे में है, इस पॉपुलेशन का ज़्यादा एस्टिमेट हम लोग के पास नहीं था। लासी प्रत्येक स्टेट और यूनियन टेरिटरी को सर्वे किया है एक्सेप्ट सिक्किम, एंड हम लोग हर स्टेट में एंड यूनियन टेरिटरी में एस्टिमेट दे सकते हो गवर्नमेंट को स्पेसिफिक स्टेट स्पेसिफिक पॉलिसी करने के लिए। मैं महत्वपूर्ण फाइंडिंग जो है पूछेंगे तो मैं थोड़ा डिवाइड कर सकती हूँ हेल्थ और नॉन हेल्थ। लासी बहुत ही बड़ा सर्वे है, उसमें हर एक कंपोनेंट है, एंड सोशल कंपोनेंट, इकोनॉमिक कंपोनेंट, हाउसिंग एनवायरनमेंट कंपोनेंट एंड हेल्थ इश्यूज। तो मैं थोड़ा डिवाइड करके आप लोगों को की फाइंडिंग समराइज कर सकती हूँ। जी बिल्कुल। पहला बात है, आप देखेंगे एवरेज हाउस होल्ड इनकम, हम लोग वही घर में सर्वे किया है जहाँ पे एटलीस्ट एक 45 प्लस पॉपुलेशन है। उसका एवरेज इनकम हम लोग का देश में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसको कहते हैं 2500 रुपया प्रति मंथ हर महीने में, जो बहुत ही कम है। और आप सोशल सिक्योरिटी देखेंगे और हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज देखेंगे, वो भी बहुत ही कम है। हम लोग का सर्वे जब शुरू हुआ, आयुष्मान भारत एंड अदर प्रोग्राम्स जस्ट लॉन्च हुआ, तो उसका रिफ्लेक्शन हम लोग के सर्वे में आए नहीं। मैं उम्मीद करती हूँ जो इंश्योरेंस कवरेज है वो अभी बढ़ चुके हैं।
तो हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज आप देखेंगे तो जैसे 6% लोगों का पेंशन है, 1/4 पॉपुलेशन उसका हैविंग सम सोशल कवरेज है। तो ये बहुत ही मुश्किल है उन लोगों को इस उम्र में इतना कम आर्थिक जहाँ पे रोजगार होता है और सोशल इंश्योरेंस है उसको गुजरना। दूसरी बात है जो हाउस होल्ड में हम लोग सर्वे की हूँ, इलेक्ट्रिसिटी एंड इम्प्रूव वाटर फैसिलिटी बहुत ही इम्प्रूव, मोर देन 90% हाउस होल्ड्स ये एमिनिटीज है, लेकिन जिसमें और ध्यान देना चाहिए वो है कुकिंग फ्यूल एक्सेस और ओपन डेफिकेशन। हम लोग का क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है और इसमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं है। जो हम लोग परसेंटेज देख रहे हैं प्रिवेलेंस ऑफ ओपन डेफिकेशन और यूज ऑफ कुकिंग फ्यूल इन दोज हाउस होल्ड्स, दैट इज क्वाइट हाई, सो वी नीड टू एड्रेस दैट। तीसरा बात है ज़्यादातर लोग 60+, मैं अभी स्पेसिफिकली 60+ में आ रही हूँ, उनमें से देखेंगे तो ज़्यादातर एग्रीकल्चरल इनकम है, लेकिन एग्रीकल्चर में भी एग्रीकल्चरल लेबरर्स ज़्यादा है। जो बिजनेस क्लास है, बिजनेस में भी बहुत ही कम 60+ पॉपुलेशन है जिसका बिजनेस 20+ लोगों को लेके है, तो ज़्यादातर स्मॉल बिजनेस है। और तीसरी बात है हम लोग का जो सोशल कवरेज है इंडिया में बहुत सारा है, लेकिन हम लोग अवेयरनेस भी पूछा है और एक्सेस यूटिलाइजेशन भी पूछे हैं। अवेयरनेस इज लेस देन 50%। ओके। और जो लोग एलिजिबल है कोई प्रोग्राम के लिए एक्सेस किए हैं 30%, 20% बहुत जो प्रोग्राम उन लोग के लिए है स्पेसिफिकली हम लोग पूछी हूँ। सो 10 से मैक्सिमम 30% लोग जो एलिजिबल है वो प्रोग्राम यूज करने के लिए बहुत ही कम है। ओके, जो आपने बताया और जो इस सर्वे की बेसिक फाइंडिंग्स हम देख पा रहे हैं, क्योंकि पार्ट 1 है जहाँ तक मैं अगर गलत नहीं हूँ, ऐसे में अब सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि विशाल जी, कि जिस तरीके से अगर हम सिर्फ और सिर्फ एल्डरली पीपल की बात करें, बुजुर्ग जनसंख्या की बात करें, 2011 जब सेंसस हम देखते हैं उस वक्त जो हमारे पास आंकड़े थे करीब 10 करोड़ 30 लाख के आसपास, 3% की ग्रोथ हर साल जो है वो एड ऑन होते हैं बुजुर्गों की अगर संख्या को देखें जो फॉर्मूला है। अब ऐसे में अगर 27% बुजुर्ग, ये सर्वे कहता है कि कई बीमारियों से पीड़ित हैं, 4.5 करोड़ बुजुर्गों को हाइपरटेंशन या फिर इसके अलावा हार्ट की बीमारियां ये सब कुछ नजर आती हैं, 40% बुजुर्ग किसी न किसी तरीके के विकलांगता के शिकार नजर आ रहे हैं, 20% मानसिक बीमारी के शिकार हैं। इसके अलावा अगर हम कहें कि शुगर और इस तरह की दूसरी बीमारियों से ग्रसित जो लोग हैं करीब 4.5 करोड़। शायद पहली बार ये विशाल हो रहा होगा कि अपने आप में बुजुर्गों को लेकर इस तरीके का एक स्वास्थ्य उनका कैसा है, किस तरीके की चुनौतियां हैं, और जब बुजुर्ग जनसंख्या बढ़ेगी, देश में बढ़ती हुई नजर आ रही है, किस तरीके से स्वास्थ्य एक बड़ी चिंता के तौर पर हमारे सामने आपको नजर आता है इनकी। आपका ये मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं जी, तो आपका कहना बिल्कुल सही है कि जैसे जैसे बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है डेमोग्राफिकली और उनकी स्वास्थ्य समस्या एक बड़ा एक ज्वलंत जो है ये हमारे सामने बन के आ रही है समस्या, और इसके लिए भारत सरकार ऑलरेडी एक जो प्रोग्राम चला रही है, नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली। ये प्रोग्राम का फोकस ही ये बुजुर्गों की समस्या जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं उसको फोकस में रख के ये नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। और इसमें आप देखेंगे कि इस प्रोग्राम में प्राइमरी हेल्थ केयर से लेके टर्शरी हेल्थ केयर तक की सभी बुजुर्गों के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। जैसे आपको मालूम है कि पूरे देश में भारत सरकार ने ये टारगेट रखा है कि 1,50,000 आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हमें बनाने हैं। तो इसके अंदर 12 जो एसेंशियल पैकेजेस या सर्विसेज हमें देनी है, उसमें जीरैटिक केयर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे, सब सेंटर पे एक बड़ी महत्वपूर्ण एक
कड़ी है उसकी, एक बहुत महत्वपूर्ण उसकी एक सुविधा है और ये दी जा रही है। अभी तक हम लोग लगभग पूरा सभी प्रदेश मिला के 33% या लगभग 1/3 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बना चुके हैं, जो कि 2022 में पूरे हो जाएंगे। तो इसमें प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में और इसके बाद कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमने ये इस कार्यक्रम नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर फॉर एल्डरली के अंतर्गत हमने इसमें बुजुर्गों के लिए अलग से एक ओपीडी की व्यवस्था बनाई है। प्रत्येक देश के प्रत्येक जिला अस्पताल में ये स्कीम लागू हो चुकी है और इसके अंतर्गत कई राज्यों में और कई जिलों के अंदर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर जो जिला अस्पताल होता है उसमें 10 बेड की एक बुजुर्गों के लिए या वृद्ध जनों के लिए एक इन पेशेंट यूनिट एक अलग बनाई गई है, जिससे उनको बेड मिलने में कोई सुविधा ना हो। उनके लिए ओपीडी की व्यवस्था अलग करी गई है। कुछ राज्यों में उनके डेज फिक्स कर दिए गए हैं, जिससे कि उनको लंबी लाइन में ना लगना पड़े, उनको स्वास्थ्य की कंडीशंस को देखते हुए उन्हें घंटों इंतजार ना करना पड़े। तो इस तरह की उनके लिए अलग ओपीडी की व्यवस्था, अलग लैब टेस्ट की व्यवस्था, अलग दवाई देने की व्यवस्था बनाई गई है और वो कई राज्यों में, कई जिलों में ये लगभग लागू हो चुका है और बाकी में भी ये धीरे धीरे लागू होता जा रहा है। इसके अलावा मैं ये भी कहता हूं कि 2016 में बहुत बड़े 2 नेशनल सेंटर फॉर एजिंग केंद्र सरकार ने बना रही है और घोषित किए। उसमें एक दिल्ली एम्स में बन रहा है जो कि लगभग 80% पूरा हो चुका है और दूसरा एक चेन्नई में बन रहा है जो कि 90% लगभग पूरा हो चुका है। तो आप देखेंगे कि प्राइमरी केयर से लेकर टर्शरी केयर तक बुजुर्गों के स्वास्थ्य जो है सरकार के फोकस में है, प्राथमिकता में है और ये जो सर्वे आया है अब ये हमें इसमें बहुत मदद करेगा, हमें पॉलिसी बनाने में केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को। ओके। अब प्राजक्ता जी, क्योंकि जब आपने सर्वे किया और जिस तरीके से स्कीम खासतौर पर जैसे कि विशाल जी ने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से जो स्कीम्स लागू की गई हैं बुजुर्गों के लिए, इसका प्रभाव, इसका असर किस हद तक नज़र आया उनकी परेशानियों को, उनकी दुश्वारियों को, उनके चैलेंजेस को कम करने में या उनको कुछ सहूलियत मदद देने में, या फिर कई राज्यों में जो जानकारी मिलती है, खबरें आती हैं कि उस तरीके से अभी भी वो स्ट्रक्चर खड़ा नहीं है जिसकी शायद ज़रूरत इस सर्वे के मुताबिक जो हम समझ पा रहे हैं? देखिए, ये जो आयुष्मान भारत एंड हेल्थ वेलनेस सेंटर कॉन्सेप्ट जो आया है बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप्स है गवर्नमेंट की तरफ से। हम लोग जब सर्वे फील्ड वर्क की हूँ उसका मैंने बोला सितंबर में शायद आयुष्मान भारत का स्कीम लॉन्च हुआ है। हम लोग का सर्वे दिसंबर के अंदर खत्म हो गया, तो मैं बोल नहीं सकती हूँ स्पेसिफिकली आयुष्मान भारत का क्या इसके ऊपर असर है, बट उम्मीद रखती हूँ बहुत लोगों का उपकार होगा। क्यों, जो प्रिवलेंस हम लोग देख रही हूँ, स्पेशली आप देखिए ओरल प्रॉब्लम्स, आई प्रॉब्लम्स, हाइपरटेंशन, मेनली जो डायग्नोज हुआ लेकिन ट्रीटमेंट नहीं होता है और जिनको डायग्नोज ही नहीं हो पाया, ऐसे लोग बहुत सारा है। तो ये प्राइमरी लेवल में मदद करेगा और कुछ कार्ड के हेल्प से उनको ट्रैकिंग कर सकते हैं। क्यों, सब बुजुर्गों हेल्थ सेंटर में नहीं आ सकते हैं, तो उन लोगों के लिए भी सोचना चाहिए कैसे उनके घर में ट्रीटमेंट पहुंचाना चाहिए। एटलीस्ट बेसिक मेडिसिन एट द प्राइमरी लेवल इज वेरी मच नीडेड। और आप लोग डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ का बात कर रहे हैं। हम लोग का जो स्केल बेसिस में डिप्रेशन, मेजर डिप्रेशन है, वो 8% है एंड स्टेट वाइज बहुत वेरिएशन है उसका। हम लोग का देश इतना बड़ा है, आप स्टेट लेवल फैक्टशीट देखेंगे तो मुश्किल है सबके लिए समान पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना। अगर आप थोड़ा सा इसमें और डिटेल दे पाएं, क्या एजुकेशन जिन स्टेट में अच्छी है वहाँ पर ये कम नज़र आ रहा है बुजुर्गों में बीमारियों का स्तर, या फिर जहाँ पर पावर्टी इशू है वहाँ पर ये कुछ कम नज़र आ रहा है, या हिमालयी राज्यों या जो पहाड़ी राज्य हैं वहाँ पर कम या ज़्यादा है, और जो प्लेन राज्य यहाँ पर डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी, वहाँ पर ये कम या ज़्यादा, कुछ इस तरीके के पैरामीटर भी क्या सामने आए हैं?
देखिए, इसके ऊपर मैं एकदम क्लियरली बता नहीं सकती हूँ, उसके लिए हम लोग को डिटेल एनालिसिस करना पड़ेगा। लेकिन आप देखेंगे सदर्न स्टेट्स जैसा है, मॉर्बिडिटी रिपोर्टिंग यूजुअली उन लोगों का हाई है। हम लोग का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है लासी का, उसमें सेल्फ रिपोर्टेड मॉर्बिडिटी भी है और उसमें मेजर्ड मॉर्बिडिटी भी है। ओके। तो हम लोग क्रॉस चेक करके बोल सकती हूँ कि असली खास निकल के आ रहा है उससे। आदिति, क्योंकि आप लंबे समय से स्वास्थ्य सेवाओं को कवर कर रही हैं, सरकार की स्कीम्स और जो नई नई मैं कहूँ कि इनिशिएटिव्स होते हैं, ये जो सर्वे इस वक्त इशारा कर रहा है और जिस तरीके की एक मैं कहूँ कि बहुत ही कड़वी सच्चाई हकीकत हमारे सामने परोस रहा है, रख रहा है बुजुर्गों को लेकर, किस तरीके से आपको लगता है कि ये जो अवेयरनेस एक इशू रहा है वो है पहली बार हम एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं सर्वे के जरिए, ये सब कुछ है हमारे सामने है? और दूसरा, जैसे कि विशाल जी ने कहा कि स्कीम्स के लेवल पर सेंटर और स्टेट किस तरीके से तैयार हैं और इसके भविष्य में जब ये आकार और बड़ा होगा, जैसी जनसंख्या बढ़ती रहेगी, उससे निपटने में कितने मददगार या तैयार दिखते हैं? देखिए, जो जनसंख्या की बात है कविंदर, हम अगर ये लासी सर्वे को गहन इसकी अध्ययन करें तो इसमें बहुत से पैरामीटर्स हैं, जैसे कि अपराजिता ने कहा। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस सर्वे से उभर के आ रही है वो ये आ रही है कि हमारे देश में 103 मिलियन पॉपुलेशन थी 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की लास्ट सेंसस में 2011 में। और अब जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन 2050 तक की है वो है करीब 319 मिलियन। और अगर इसमें आप प्री रिटायरमेंट, वर्किंग एज, ओल्डर एडल्ट्स को जोड़ देंगे जो 45 प्लस एज ग्रुप के हैं, तो ये सारी जो जनसंख्या है 2050 तक प्रोजेक्शन है कि 655 मिलियन की ये पूरी जनसंख्या होने वाली है। और लासी सर्वे की एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ये है कि वो 45 इयर्स प्लस के लोगों से भी बात करके आए हैं और उन्होंने ये जाना है कि उनके चैलेंजेस क्या हैं। और हम ये देख सकते हैं कि 1 in every 5, हर 5 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जो 45 प्लस इयर्स एज ग्रुप का है उसे कोई ना कोई मॉर्बिडिटी है, मतलब एक अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन जरूर है। और उससे ज्यादा हेल्थ कंडीशंस जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे आप बढ़ते जाएंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्शन जो इस सर्वे की है कविंद्र, वो ये है कि 75 साल से ज्यादा के जो बुजुर्ग हैं उनकी जनसंख्या में 2011 से लेके 2000 आगे 50 तक कम से कम 340% एक बहुत बड़ा फिगर है, उसकी वृद्धि होने वाली है। अब हम अगर सरकारी स्कीम्स की चर्चा करें तो सरकारी स्कीम्स जो अभी शुरू हुई हैं, आयुष्मान भारत, जैसा कि हम जानते हैं कि 2 ही साल पुराना स्कीम है और हेल्थ इंश्योरेंस को बहुत आगे तक ले जाने की उनकी मंशा है। लेकिन ये कोई बुजुर्गों के लिए टारगेटेड स्कीम नहीं है। हमें पता है कि सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में जो बेनिफिशरीज लिस्टेड हैं, करीब 10 करोड़ की जो फैमिलीज हैं पुअर और वल्नरेबल, उनको कवर कर रहा है आयुष्मान भारत स्कीम। लासी सर्वे का सबसे बड़ा जो टेक अवे है वो ये है कविंद्र कि इंडिया में एक एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन चल रहा है। जो शिफ्ट हो रहा है डिजीजेस का, चाइल्ड डिजीजेस की बजाय अब ओल्डर पर्सन्स की डिजीजेस बढ़ रही हैं। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि हमारी मोर्टेलिटी भी कम हो रही है और हमारी फर्टिलिटी भी कम हो रही है, जिसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है और जनसंख्या बढ़ रही है। एक तरफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो रहा है, दूसरी तरफ जो नेचर है बीमारियों का वो भी बदल रहा है। और डीजेनरेटिव डिजीजेस, जैसा अपराजिता जी ने कहा कि डिप्रेशन बढ़ रहा है, अल्जाइमर्स डिजीज बढ़ रहा है, जितनी भी ओल्ड एज से रिलेटेड ये अजीब तरह की डीजेनरेटिव डिजीजेस हैं, चैलेंजिंग डिजीजेस हैं, उनका बर्डन बढ़ रहा है। मुझे नहीं लगता कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में जेरियाट्रिक केयर में अभी कुछ शुरुआत हुई है, लेकिन एक बहुत बड़ी जनसंख्या के लिए हमको बहुत जल्दी तैयारी करनी पड़ेगी। मैं ये भी याद दिला दूं कि 2019 का जो इकोनॉमिक सर्वे था उसमें एक पूरा चैप्टर था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में, और उस वक्त इकोनॉमिक प्लानर्स ने ये चेतावनी दे दी थी हमारे देश के पॉलिसी प्लानर्स को
कि आप ये मास एजिंग पॉपुलेशन के लिए भी तैयारी कीजिए, क्योंकि हमारा सिर्फ बढ़ती हुई जनसंख्या ही प्रॉब्लम नहीं है, ये जो एल्डरली केयर है ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम और पॉलिसी प्लानर्स के लिए चैलेंज आने वाला है आने वाले दिनों में। तो ये जो कुछ टेक अवेज हैं लासी सर्वे के, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस हेल्थ सेक्टर में, इकोनॉमिक सेक्टर में और सोशल सेक्टर में, इनका एक बहुत महत्वपूर्ण फाइंडिंग ये है कि 32% जो एल्डरली हैं हमारे देश में, उन्होंने लोन उठा रखा है कविंद्र। तो आप जानते हैं कि इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी की क्या लेवल है हमारे देश में, इसी पॉइंट पर और ये आना भी चाह रहा बता था रहे कि हैं कि 6% एल्डरली अकेले रह रहे हैं। बिल्कुल, दो जो बहुत ही मैं कहूँ कि बड़े कंसर्न हैं विशाल जी, जिस तरीके से आर्थिक स्थिति बुजुर्गों की, और जैसे कि अदिति ने इशारा किया, इसी सर्वे में कहा जा रहा है कि उन्होंने कहीं ना कहीं से ऋण लिया हुआ है। दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस या फिर दूसरी तरीके के इस तरह के कवरेज की, जिसका रेशियो बहुत कम है, और पेंशन जो है वो सिर्फ 6% लोगों के पास है। क्या आपको लगता है कि पॉलिसी लेवल पर हमें अब इन टूल्स को ज़्यादा इसका दायरा बढ़ाने की ज़रूरत होगी केंद्र और राज्यों को मिलकर? क्योंकि जिस तरीके से अदिति ने इशारा किया और जो ये सर्वे करा कि जनसंख्या जिस तेज़ी के साथ बुजुर्गों की बढ़ रही है और उनको कवर करना तमाम स्कीम्स में वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए, मैं एक दो बातें आपको स्पष्ट कर देता हूं। एक तो ये जो सर्वे का डेटा है, ये सर्वे अप्रैल 17 से लेकर दिसंबर 18 के बीच में हुआ है। और ये लासी सर्वे जो है, इसकी सबसे बड़ी खासियत जो है, ये लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी है, तो ये हर 2 साल बाद की जाएगी। तो ये जो रिपोर्ट जारी हुई है, ये वेव 1 की रिपोर्ट जारी हुई है। अब समय आ गया है कि अब वेव 2 के लिए सर्वे किया जाए, फिर उसके बाद आगे सर्वे किया जाए। तो तब हमारी स्कीमों का असर कितना हो रहा है वो वेव 2 में आएगा कि स्थिति में सुधार हुआ है या नीचे गया है। वेव 3 में उसके बाद पता लगेगा क्या स्थिति बन रही है। तो एक तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। दूसरा, जैसा कि ये सर्वे का जो समय था, ये 17 और 18 के बीच का समय था। लगभग उसी समय आयुष्मान भारत स्कीम लॉन्च हुई थी, दोनों स्कीम उसी समय पिकअप हो रही थी। तो ये सर्वे आयुष्मान भारत स्कीम को कैप्चर नहीं कर पाया है, जहां तक मुझे लगता है। और ये बात भी समझ लेनी आवश्यक है कि आयुष्मान भारत स्कीम जो है हमारी केंद्र सरकार, ये 2 पिलर पे खड़ी है। एक तो जैसा कि अभी आप कह रही थी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसमें SECC बेस्ड डेटा के आधार पर उनका ट्रीटमेंट होता है 50 करोड़ पॉपुलेशन का, एक तो वो पिलर है। लेकिन जो दूसरा प्लेयर है, जो पहले हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर थे और जिनका फोकस खाली मैटरनल हेल्थ पे था या टीकाकरण पे था या मातृत्व सुरक्षा के इत्यादि प्रोग्रामों पे था, अब उनका दायरा बढ़ा के 12 एसेंशियल सर्विसेज उसमें कर दी गई हैं, जिसमें जेरियाट्रिक केयर एक बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है। तो दूसरी बात, तो दूसरा पिलर जो आयुष्मान भारत का है, जिसमें 1,50,00,000 हमको वेलनेस सेंटर बनाने हैं, उस पे बहुत तेजी से काम चल रहा है। और उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग, जिसमें गांव-गांव में हमारी ANM आशा जो है वो पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग कर रही हैं। वो स्क्रीनिंग 5 बीमारियों को लेके है: हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, और जो 5वीं है सर्वाइकल कैंसर। तो ये 5 स्क्रीनिंग में बहुत अच्छा काम सभी स्टेट्स में हो रहा है। मैं आज की तारीख में हमारे पास डेटा, जो हमारा ऐप है उसके अंदर, जो एप्लीकेशन है उसके अंदर डेटा हमारे पास 7.8 करोड़ जनसंख्या का डेटा हमारे पास उपलब्ध है, उनकी स्क्रीनिंग हो चुकी है। और ये ग्राफ अगर आप देखेंगे, एक्सेप्ट फॉर द कोविड पीरियड, ये पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग बढ़ती चली जा रही है। तो जब डायबिटीज और हाइपरटेंशन, 2 बड़ी महत्वपूर्ण बीमारियां जो बुजुर्गों की इसमें भी हाईलाइट हुई है, अगर हम इसको शुरुआती समय में पकड़ लेंगे और उनको प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे ही अगर इन बीमारियों की उनको दवा मिल जाएगी, तो वो बीमारियां घातक रूप नहीं लेंगी, वो कार्डियोवास्कुलर डिसीज में तब्दीली नहीं होगी उसकी, और वो हम उनका ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन या डायबिटीज को अगर हम गांव के लेवल पे ही मैनेज कर पाएंगे, जो कि आयुष्मान भारत के स्कीम का उद्देश्य है, तो काफी हद तक हम समस्या का हल निकाल लेंगे। ओके विशाल, ये जो आपने कहा बहुत अच्छी बात है कि जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अपराजिता, जो कंसर्न है, जो चिंता है, क्या वो ज़्यादा बड़ी दिखती है कि अगर हम एल्डरली पीपल की फाइनेंशियल पोजीशन को देखें,
या फिर उन्हें हम कवरेज की बात करें, चाहे वो हेल्थ की बात हो या सोशल सेक्टर्स की स्कीम्स की बात हो? क्योंकि आपके आंकड़े ये भी कह रहे हैं कि करीब 90% बुजुर्ग घरों में रह रहे हैं, वहीं पर इलाज हो रहा है, और करीब 10% है जिनको अस्पताल जाने की जरूरत पड़ रही है। लेकिन उन 90% में घरों के साथ जो परिवारजन हैं उनका सहयोग, उनके साथ कोप अप करना या उनकी ओर से सपोर्ट, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है। हाँ जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आप पूछे हैं। मैं हेल्थ के रिस्पेक्ट में एक दो बात और ऐड करना चाहती हूँ, फिर आपका सवाल में आती हूँ। हम लोग का हेल्थ में 3 चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। हम लोग के पास इन्फेक्शियस डिजीज भी ज़्यादा है। 10 से 20% एल्डरली जो रिपोर्ट हम लोग को दिया है, कुछ ना कुछ इन्फेक्शियस डिजीज में सफ़र किया है। नंबर 2, क्रॉनिक डिजीज आप लोग चर्चा किए हैं। कुछ डिजीज बहुत ही ज़्यादा है। और तीसरी है न्यूट्रिशन की चीज़। जैसे अंडर न्यूट्रिशन भी ज़्यादा है, ओवर न्यूट्रिशन भी ज़्यादा है, अबाउट 25%। ओके। और आप फिजिकल एक्टिविटी देखेंगे, एज पर द WHO स्टैंडर्ड हम लोग जो मेजर की हूँ, 50% एल्डरली आर नॉट डूइंग इनफ फिजिकल एक्टिविटी। तो मेरा ख्याल से हम लोगों को बहुत अवेयर करना चाहिए। नंबर 1 अबाउट पॉलिसी हम लोगों को अवेयर करना चाहिए। और तीसरी बात जो है, आप एक्टिव एजिंग की बात कर रहा है। हम लोग का एक हम लोग सोचते हो सिर्फ गरीब लोग 60+ के ऊपर काम करते हैं, लेकिन आप डेटा देखेंगे तो आपको नजर में आएगा सभी लोग काम करते हैं। अबाउट इफ यू लुक एट द इकोनॉमिक प्रोफाइल, जो लोग काम कर रहा है 60+ के ऊपर, मिडिल क्लास भी काम कर रहा है, एक गरीब भी काम कर रहा है। अबाउट 1/3 ऑफ आवर पॉपुलेशन आर एक्टिवली वर्किंग बियॉन्ड 60+। बात अभी सवाल है, ये खुशी से काम कर रहा है और इनका सिक्योरिटी नहीं है इसलिए काम कर रहा है, जिसके लिए हम लोग को फर्दर एनालिसिस करना चाहिए। मैं इसी पॉइंट पर आना चाह रहा था कि ये क्या मजबूरी है काम करने की या फिर कहीं उनकी इच्छा है? अदिति, वक्त बहुत कम है, बहुत संक्षेप में क्या आपको लगता है कि एक बड़े प्लान के साथ कुछ और कवरेज या इस तरीके से एक सोशल जो कवरेज की बात हो रही है एल्डर पीपल की, उसकी तरफ भी हमें